हाँ, तो फिर हमने अपने क्लास 10th हिस्ट्री के 4th यूनिट में देखा आगे द कमिंग अप ऑफ फैक्ट्री के बाद हैंड लेबर एंड स्टीम पावर। हमने देखा कुछ फैक्ट्रीज में अभी भी लोग या इंडस्ट्रियलिस्ट्स या बिजनेसमैन प्रेफर कर रहे थे लेबर्स को यूटिलाइज करना, और कहीं कहीं पे फैक्ट्रीज में या इंडस्ट्रीज में क्या हुआ, वहां पे मशीन्स को यूज किया गया। और हमने देखा इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने, बिजनेसमैन ने अभी लोगों को ही प्रेफर किया था, क्योंकि वहां पे लोग जो हैं अवेलेबल थे काम करने के लिए, और वेजेस भी बहुत ज़्यादा कम थे। और ये जो है अमेरिका में सिचुएशन कुछ डिफरेंट थी। वहाँ पे अमेरिका में जो है इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने या बिजनेसमैन ने वहाँ पे प्रेफर किया कि हम जो है स्टीम पावर यूज करेंगे, क्योंकि वहाँ पे लेबर उस तरीके से अवेलेबल नहीं था जिस तरीके से इंग्लैंड में अवेलेबल था। इसके बाद हमने देखा लाइफ ऑफ वर्कर्स में हमने पढ़ा कि कैसे जॉब पाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था इन दिनों एक वर्कर के लिए, कैसे उनको माइग्रेशन करनी पड़ती थी अपने रूरल एरिया से लेके अर्बन एरिया तक। जब वो माइग्रेशन करते थे तो माइग्रेट होने के बाद भी उनको फौरी तौर पे जॉब नहीं मिलता था, बल्कि बहुत ज़्यादा हैक्टिक लाइफ गुजारनी पड़ती थी जॉब को हासिल करने के लिए। और इस बीच में उनको बहुत ज़्यादा वो कंफ्यूजन वाली लाइफ, जिसमें बहुत ज़्यादा क्राइसिस थे, बहुत ज़्यादा हंगर भी था, तो अनहाइजीनिक भी वो लाइफ थी, तो वो उनको गुजारनी पड़ी। तो इसके बाद हमने देखा इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज। इसमें हमने पर्टिकुलरली इंडिया का केस पढ़ा। हमने देखा इंडिया में कैसे जो है इंग्लैंड ने सारा कुछ कंट्रोल में किया, सारा कुछ कंट्रोल में करके उन्होंने कैसे इंडियन टेक्सटाइल्स को और इंडियन वीवर्स को दबा के अपने तरीके से उस सारे सिस्टम को चलाया। एंड देन यस्टरडे हमने पढ़ा व्हाट हैपेंड टू वीवर्स। तो वीवर्स के साथ क्या हुआ, हमने देखा वीवर्स बेरोजगार हो गए, उनका काम चला गया, उनको लूटा गया। अगर उनसे कुछ काम लिया भी जाता था तो बहुत ही ज़्यादा सस्ते दाम में लिया जाता था। तो इस तरीके से उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, और एट द एंड फिर उन वीवर्स ने किसी 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 ने तो अपनी जॉब ही छोड़ दी, ज़मींदारी की तरफ फिर से चले गए, और किसी किसी ने फिर तो माइग्रेशन करके वो शहर ही छोड़ दिया जहाँ पे इतना ज़्यादा जुल्म होता था। इसके बाद हमने रिसेंटली पढ़ा मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया। हमने आपको ये बोला था कि ये टर्म क्या है, मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया। तो ये एक किस्म का ब्रांड था, जैसे जैसे हम अभी यूजुअली अपने प्रोडक्ट्स पे देखते हैं मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया, मेड इन अमेरिका। तो एक ज़माना ऐसा आया जब इंडिया के मार्केट्स या इंग्लैंड के मार्केट्स फ्लडेड थे प्रोडक्ट से, जिन प्रोडक्ट्स पे लिखा था मेड इन मैनचेस्टर। तो मैनचेस्टर की तरफ से जो है बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता था इंग्लैंड से, कहाँ के और इंडिया के ओर। तो इंडियन मार्केट में सारे जो हैं सारे प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट इंग्लैंड से आते थे, और जिन पर टैग था मेड इन मैनचेस्टर। अगर आपको याद होगा, आपने सेकंड यूनिट में पढ़ा एक स्वदेशी एंड बाइकआउट मूवमेंट। तो बाइकआउट मूवमेंट में हमने देखा इन्हीं प्रोडक्ट्स को फिर बाइकआउट किया गया, जो प्रोडक्ट्स इंग्लैंड से आते थे उन्हीं फॉरेन प्रोडक्ट्स को फिर बाइकआउट किया गया था जब नेशनलिस्ट मूवमेंट चलता था इंडिया में। मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया के बाद हमने पढ़ा फैक्ट्रीज केम अप। अब इंडिया में कैसे फैक्ट्रीज आए, हमने देखा कि इंडिया के कुछ बिजनेसमैन पहले जो ये करते थे, ट्रेड करते थे या शिपिंग का काम करते थे। पहले वो ओपियम लेते थे इंडिया से, कहाँ, चाइना। चाइना से लेके आते थे वो टी टी फिर वो बेचते थे कहाँ पे, इंग्लैंड। और इस तरीके से उन्होंने अपने लिए बहुत सारा पैसा बनाया था। जब उन्होंने पैसा बनाया, फिर उनके पास एक विजन भी आया, या कुछ लोग चाहत भी रखते थे कि अब हम अपनी फैक्ट्री सेटअप करें। और इसी तरीके से उन्होंने फैक्ट्री जो है सेटअप किए थे। और जब उन्होंने फैक्ट्री सेटअप किए, उसमें बहुत बड़े नाम अभी भी जिंदा हैं, अभी भी काम कर रहे हैं, अभी भी उनका नाम फख्र से लिया जाता है कि ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इंडिया के, जिनमें टाटा हैं, बिरलाज हैं, जमशेदजी हैं, या सेठ हुकुमचंद जी हैं, या इसके अलावा भी दीन शाह पेटेट जैसे नाम इसमें मौजूद हैं। तो अब हम पढ़ेंगे वेयर डिड द वर्कर्स कम फ्रॉम। अब जो इन इंडस्ट्रीज में लोग काम करते थे, जो इंडिया में इंडस्ट्रीज आए, ये लोग आते कहाँ से थे, ठीक है, ये लोग आते कहाँ से थे। अब इंडस्ट्री में तो बस 5-10 लोग से काम चलने वाला नहीं है। हम यहाँ अगर एक नॉर्मल होटल की बात करेंगे, जो 3 स्टार प्रॉपर्टी होगी, 3 स्टार प्रॉपर्टी होगी, उसमें भी 100 से जायद लोग काम करते हैं। अब तो इंडस्ट्रीज बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी, फैक्ट्रीज भी थी। अब इनमें लोग जो काम कर रहे थे वो लोग कौन थे और आए कहां से थे। ठीक। सो फैक्ट्रीज नीडेड वर्कर्स। फैक्ट्रीज को चलाने के लिए वर्कर्स चाहिए, किसी भी काम को करने के लिए वर्कर्स चाहिए। और 1901 की अगर हम बात करेंगे, 1901 की अगर हम बात करेंगे, इंडिया के फैक्ट्रीज में 5 से लेकर 6 लाख तक
वर्कर्स काम कर रहे थे और अप्रोक्सीमेट डेटा जो है 1901 का दैट इज 5,84,000, यानी कि 1901 में 5,84,000 लोग काम करते थे किन में, इंडिया के फैक्ट्रीज में। यही तादाद जो है बहुत ज्यादा हो गई। 1946 की अगर हम बात करेंगे, 1946 का डेटा हमें बोलता है कि 1946 में इंडियन फैक्ट्रीज में 24,36,000 लोग काम करते थे। तो इट मीन्स आप देख सकते हैं 5-6 लाख से ये 24 लाख हो गए। इट मीन्स इसमें 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया। अब हमें क्वेश्चन पूछ रहा है व्हेयर डिड द वर्कर्स केम फ्रॉम, ये वर्कर्स आए कहां से, ये वर्कर्स आए कहां से। दे माइग्रेट फ्रॉम नेबरिंग विलेज सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स, ये लोग आते थे कहां से, नेबरिंग विलेज से, पास वाले गांव से आते थे और पास वाले डिस्ट्रिक्ट से आते थे। स्टिल गेटिंग ए जॉब वाज नॉट इजी, अब भी जो पिछली कंडीशन थी जॉब हासिल करने के लिए, चाहे वो इंग्लैंड की बात हो या इंडिया की बात हो या उन कंट्रीज की बात हो जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था, ऐसे ही इंडिया में भी अभी जॉब पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। अगर ये नंबर जो है इंक्रीज हुए थे 4 टाइम्स, लेकिन अभी भी जॉब पाना मुश्किल था। इसका रीजन ये है, तब जाके भी एक यही रीजन था और आज भी यही रीजन है। रीजन क्या था, नेपोटिज्म का। नेपोटिज्म मींस फेवरेटिज्म, फेवरेटिज्म मींस यानी कि लोग प्रेफर करते थे उन्हीं लोगों को जो उनके अपने होते थे, अपने कनेक्शन के होते थे, अपने अप्रोच के होते थे। तो तब जाके भी यही हुआ। इंडस्ट्रियलिस्ट्स यूज्ड टू एम्प्लॉय जॉबर टू हायर न्यू पीपल। इंडस्ट्रियलिस्ट्स में क्या काम था, अभी जो जैसे अभी कंपनीज में एचआर मैनेजर होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होता है, उसका काम होता है लोगों को अपॉइंट करना फैक्ट्री में या कंपनी में। तब जाके भी एक इंडस्ट्रियलिस्ट की तरफ से एम्प्लॉयर, पुराना साथी होता था इनका इंडस्ट्री में, वही बंदा अपॉइंट होता था और उसका काम होता था लोगों को हायर करना, नए नए लोगों को कंपनी में या फैक्ट्री में या इंडस्ट्री में लाना। अब ये जॉबर जो था, यानी कि जो लोगों को अपॉइंट करता था, इसका क्या सिस्टम था। He was an old trusted worker. He used to get people from village and ensure them jobs. अब इसने अपने अप्रोच से काम करना शुरू किया था। अगरचे इसको फैक्ट्री ने ये मौका दिया था कि ये लोगों को अपॉइंट करेगा, लेकिन अब इसने अपना अप्रोच चलाने की कोशिश की। अपना अप्रोच क्या था, ये गांव वालों को बोलता था आप आओ मैं आपको जॉब दूंगा, लेकिन गांव वालों से इन रिटर्न ये कुछ सॉर्ट ऑफ रिश्वत भी लेता था, सॉर्ट ऑफ मुआवजा भी लेता था। He helped migrated people to settle in the cities. ये गाँव से लोगों को बोलता था आप आ जाओ मैं आपको यहाँ पे जॉब लगाऊंगा। जैसे कि हमारे यहाँ पे अभी कुछ कंसल्टेंसीज होती हैं, हम यहाँ पे कंसल्टेंसी को कंसल्ट करते हैं, फिर वो हमारी जॉब किसी फॉरेन कंट्री में लगाते हैं। तो ऐसे ही जॉबर का काम था तब जाके, ये पास वाले गांव के लोगों को या पास वाले डिस्ट्रिक्ट के लोगों को बोलता था आप आ जाओ सिटीज में, आप आ जाओ इस एरिया में जहाँ पे इंडस्ट्री है, मैं आपको एक तो कमरा भी दूंगा, एक तो जॉब भी लगवा लूंगा। ठीक, ही गेव मनी इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, ये कुछ हेल्प भी करता था जब किसी लेबर के पास क्राइसिस का टाइम हुआ करता था, तब जाके ये हेल्प भी करता था फाइनेंशियली, इनको एडवांस में कुछ पैसा भी देता था। बिगैन डिमांडिंग मनी एंड गिफ्ट्स फॉर कंट्रोलिंग लाइफ फॉर, बट विद द टाइम he began demanding money and gifts for controlling life of the workers। लेकिन फिर ये sort of बाबू बना। बाबू मीन्स यानी कि अब ये लोगों को, जैसे कि हम मूवीज में देखते हैं, बॉलीवुड मूवीज में हम देखते हैं कि किसी एक फैक्ट्री में कोई एक वो पुराना लीडर होता है, एक वर्कर एसोसिएशन का बॉस होता है, बाबू होता है, जो फिर हफ्ता भी वसूल करता है। किस लिए, अगर वो लोगों की या लेबर्स की बात आगे रखे तो फिर उस चीज के लिए वो हफ्ता भी वसूल कर लेता है। तो ऐसे ही यहाँ पे जॉबर हुआ। तो हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं जो लोग कंपनीज में फैक्ट्रीज में जॉब करते थे, ये पास वाले गांव से ही आते थे, पास वाले डिस्ट्रिक्ट से ही आते थे। हमने देखा इनकी क्या प्रोसेस थी जॉब हासिल करने के लिए। इनको जॉबर एक अपॉइंट करता था, जो जॉबर इनको पहले एक तो एश्योर करता था आपको हम माइग्रेट करके यहाँ पे रेंट पे रूम भी अच्छे तरीके से देंगे, जॉब भी अच्छे तरीके से देंगे। लेकिन विद द टाइम वही प्रोसेस जो है चेंज हुई, कन्वर्ट हुई नेपोटिज्म में। फिर इन्होंने अपनी तरफ से इन लोगों से डिमांड किया मनी भी और कुछ गिफ्ट्स दी। द पिक्यूलरिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, पिक्यूलरिटीज का मतलब हो गया ऑर्डिनरी इंडस्ट्रियल ग्रोथ क्या थी। European managing agencies entrusted in certain kinds of product, tea, coffee, mining, indigo, jute. Most of these products were for export and not for sale in India. अब जो है यूरोपियन कंपनीज जो या यूरोपियन एजेंसीज इंडिया में काम करते थे, ये किस तरीके की इंडस्ट्री चलाते थे, ये वही चीजें लेते थे जो इनको इंग्लैंड में दरकार थे, न कि इंडिया में।
यानी कि ये इंडिया से अगर कॉफी भी लेते, टी भी लेते, या इंडिगो भी लेते, या जूट भी लेते, ये एक्सपोर्ट करते थे उसको, लेकिन किस लिए? इंग्लैंड के लोगों के लिए, ना कि इंडिया के लोगों के लिए। यहाँ लिहाजा ये बात याद रखें, इस प्रोडक्ट्स की जो इंडिया से एक्सपोर्ट होते थे, ये इंडियन सेल के लिए नहीं थे, या जो कंपनीज या जो फैक्ट्रीज या जो इंडस्ट्रीज इंग्लैंड के लोग रन कर रहे थे, ये जो है ये रॉ मटेरियल लेते थे, इनको फिर ये सेल करते थे, फिनिशिंग गुड्स को ये सेल करते थे इंग्लैंड में, ना कि इंडिया में। Indian businessmen avoided competitions with Manchester goods. Indians started producing cotton yarns. These were used by handloom weavers or exported to China. अब जो है इंडियन बिजनेसमैन, जो इंडिया के लोग थे, जो इंडिया के बिजनेसमैन थे, या जो इंडिया के एजेंसी थे, इन्होंने साफ तरीके से अपने आप को इनकेपेबल समझा इस चीज के लिए कि ये मैनचेस्टर गुड्स के साथ, या इंग्लैंड के गुड्स के साथ, या इंग्लैंड के कंपनी के साथ, फैक्ट्रीज के साथ, इंडस्ट्रीज के साथ कम्पीट नहीं कर सकते। इनके ना ही इनके प्रोडक्ट्स कर सकते, ना ये फाइनेंशियली उनके साथ कॉम्पिटिशन कर सकते हैं। लिहाजा उन्होंने अपने तरीके से जो है बिजनेस चलाना शुरू किया, और इन्होंने जो है कॉटन यॉर्न प्रोड्यूस करना शुरू किया इंडियन मार्केट के लिए। तो इट्स अ थ्रेड, कॉटन थ्रेड है ये, ठीक। तो इंडिया स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग कॉटन yarn. These were used by handloom weavers or exported to China. ये कॉटन yarn जो है, यानी कि ये थ्रेड जो है, जैसे कि हमारे श्रीनगर साइड से ये हैंडलूम का काम होता है, तो ये इंडिया के लोग यूज करते थे कॉटन प्रोड्यूस करने के लिए, यानी कि कॉटन बनाने के लिए, यानी कि ये सॉर्ट ऑफ रॉ मटेरियल था, फिर इसी से कॉटन बनता था, और कुछ लोग जो है इसको एक्सपोर्ट करते थे चाइना, ठीक। बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा इजी है ये समझना। By the first decade of 20th century, change affected the pattern of industrialization. लेकिन फिर क्या हुआ? कुछ एक नई ही इमेज या नई ही पिक्चर इस पूरी फिल्म में सामने आई। वो क्या था? बाय द फर्स्ट ऑफ 20th सेंचुरी, यानी कि 1901 से लेके 1910 तक, या 1910 के अराउंड क्या हुआ? हिंदुस्तान में एक चेंज आई। वो चेंज क्या थी? स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड। स्वदेशी, मैंने पहले ही इस चीज का भी जिक्र किया था कि इन्होंने बाइकआउट मूवमेंट चलाया था। स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड। जब स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो इंडियन स्टार्टेड बाइकआउटिंग फॉरेन गुड्स, क्लोथ्स। जो अब इंडियन मार्केट्स में फॉरेन गुड्स थे, मैनचेस्टर गुड्स थे, इंग्लैंड के बने हुए प्रोडक्ट्स थे, जिनको हम फॉरेन क्लोथ्स या फॉरेन गुड्स के नाम से जानते हैं, इन चीजों का बाइकआउट हुआ इंडिया में। इन चीजों के लिए बाइकआउट किया गया। इंडस्ट्रियल ग्रुप्स ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्व्स फॉर कलेक्टिव बार्गेनिंग विद द गवर्नमेंट। अब जो है इन इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने क्या काम करना शुरू किया? इन्होंने मिलके गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने की कोशिश की। दे प्रेशराइज्ड गवर्नमेंट टू इंक्रीज ट्रैफिक प्रोटेक्शन। इंडियन यार्न एक्सपोर्ट टू चाइना डिक्लाइनेड। अब इन्होंने फिर से वही तरीके अपनाए जो इन्होंने पास में इंग्लैंड में अपनाए थे। जैसे कि हमने देखा था जब इंडियन कॉटन एक्सपोर्ट होता था इंग्लैंड, और जो इंग्लैंड से कॉटन निकलता था, फिर जो लोग इंडियन कॉटन यूज करते थे उनका प्रोडक्ट सस्ता होता था, और जो इंग्लैंड का कॉटन यूज करते थे उनका प्रोडक्ट महंगा होता था। फिर उन लोगों ने अपने गवर्नमेंट को तब जाके प्रेशराइज किया था कि आप जो है इस पे इंपोर्ट ड्यूटी लगा लीजिए। तो ऐसे ही अभी हुआ, जो ये इंडस्ट्रियलिस्ट है इन्होंने गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया, इस तरीके से जो है इंडियन यार्न एक्सपोर्ट टू चाइना वो डिक्लाइन हो गया। So because Japanese and Chinese products flooded in Chinese market, अब जो है जापान से प्रोडक्ट्स आते थे कहाँ? चले जाते थे चाइना के मार्केट में। यहाँ से अगर आपको लगे थोड़ा बहुत ये आउट ऑफ ट्यून है, तो आउट ऑफ ट्यून ही इसको समझ लीजिए। अभी चाइना की बात हो रही है, या हम यहाँ पे अभी सम अप कर रहे हैं। तो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स बिगेन शिफ्टिंग फ्रॉम yarn टू क्लोथ्स। अब जो है इंडियन मैन्युफैक्चरर्स, इन्होंने अब इस कॉटन yarn को कन्वर्ट किया डायरेक्टली क्लोथ्स में, क्योंकि अब इन्होंने पहले कॉटन बेचना शुरू किया था, फिर उसमें भी डिक्लाइन हुआ, डाउनफॉल हुआ इंग्लैंड की वजह से। अब इन्होंने रॉ मटेरियल कॉटन यार्न को बेचने की कोशिश की थी, एक्सपोर्ट करने की कोशिश की थी चाइना, वहां से भी इनके लिए जवाल ही आ गया। अब इन्होंने फिर से नई जो शिफ्टिंग शुरू की, दैट वाज डायरेक्टली क्लोथ्स। अब इन्होंने डायरेक्टली क्लोथ्स बनाना शुरू किया। जैसे कि अभी भी इंडिया के साड़ीज पूरी दुनिया में मशहूर हैं। अगर हम सूरत गुजरात की बात करेंगे, या जो हमारे यहाँ पे मार्केट में जो भी ड्रेसेस लेडीज लोगों के लिए आते हैं, वो सारे इंडिया के इन्हीं शहरों से, लाइक सूरत गुजरात से आते हैं। तो ये बहुत ज्यादा अभी भी मशहूर हैं। तो इन्होंने फिर डायरेक्टली क्लोथ्स प्रोड्यूस करना शुरू किया। 1906 से लेकर 1912 तक कॉटन पीस प्रोडक्शन डबल्ड इन इंडिया। अब जो है ये कॉटन
पीसेस की प्रोडक्शन डबल हुई 1906 से लेकर 1912 तक। क्यों हुई? क्योंकि अब जो है इंडिया में फॉरेन क्लोथ्स या फॉरेन प्रोडक्ट्स को बैन किया गया था, बाइकआउट किया गया था। इसको इससे लिंक करना है तभी जाके समझ आएगा। इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट ग्रोथ वाज स्लो टिल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब जो है इंडियन इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक 1914 तक, यानी कि इस दौर में जो हम अभी पढ़ रहे हैं, इस दौर में इंडियन इंडस्ट्रीज की जो ग्रोथ है फिलहाल कम ही थी। क्यों? क्योंकि अभी पूरे तरीके से ये एस्टैब्लिश नहीं हुए थे, क्योंकि वहां प्रोडक्ट मार्केट्स में इनके प्रोडक्ट्स चलते थे, इंग्लैंड के प्रोडक्ट्स चलते थे। द वार चेंज्ड द सिचुएशन। लेकिन फिर जंग से क्या हुआ? जंग से कंप्लीटली पिक्चर ही चेंज हुई, यानी कि पलट खाई मूवी ने, या हम कहेंगे बिजनेस में पलट हुई। अब जो है जैसे हम कहते हैं कल का फकीर आज का शहजादा हो गया। तो जंग से क्या हुआ? जंग से बहुत ज्यादा चेंज आई। विदाउट मूविंग फर्दर, अगर आपको याद होगा मैंने आपको बोला जो जब जंग हुआ तो इसका जो फील्ड था यूरोप में था, ठीक, लेकिन इसको वर्ल्ड वार फिर भी कहा गया क्योंकि इसमें समहाउ दुनिया भर के लोग, दुनिया भर के कंट्रीज जो है इन्वॉल्व थे, कहीं ना कहीं तरीके से वो अफेक्टेड थे, इसीलिए इसको वर्ल्ड वार कहा जाता है। मैंने आपको ये भी कहा था जब इंग्लैंड में या जब यूरोप में ये जंग शुरू हुआ, जो भी यूरोप में फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज थे इनको कन्वर्ट किया गया, इनको बोला गया अब जो है आप अपने प्रोडक्ट्स बंद करिए, जो भी आपकी प्रोडक्शन है आप वो सब बंद कीजिए, क्योंकि आपको जो प्रोड्यूस करना है दैट इज द वार रिलेटेड आर्म्स एंड एम्युनिशन या वार रिलेटेड गुड्स। अगर कोई कंपनी या कोई फैक्ट्री जूता बनाती थी, उस फैक्ट्री को भी कहा गया कि आप जो है वार लाइक गुड्स प्रोड्यूस कीजिए। तो यहाँ पे सिचुएशन चेंज होती है। द वार चेंज द सिचुएशन, द वार चेंज द सिचुएशन। अब जो है वार से, जंग से सिचुएशन ही चेंज हो गई। सिचुएशन कैसे चेंज हो गई? ब्रिच मिल्स। अब यहां से समझना है क्या सिचुएशन चेंज हो गई। ब्रिच मिल्स एंड फैक्ट्रीज बिकेम बिजी इन फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ ब्रिटिश आर्मी। अब इंग्लैंड के जो कंपनीज थे, फैक्ट्रीज थे या इंडस्ट्रीज थे, उनको काम सौंपा गया इंग्लैंड सरकार की तरफ से, अब आपको जो काम करना है दैट इज द नीड्स ऑफ आर्मी। अब जो आपको यूनिफॉर्म बनानी है, क्लोथ्स बनाने हैं, फूड प्रोडक्ट्स बनाने हैं, आर्म्स एंड एम्युनिशंस बनाने हैं, जो भी जंग में चाहिए हमें वो आपको बनाने हैं। अगर ये फैक्ट्री पहले जूता बनाती थी, अब इस फैक्ट्री को कहा गया कि आपको वो सारे प्रोडक्ट्स बनाने हैं जो एक जंग में जरूरी होते हैं। ब्रिटिश आस्क्ड इंडियन मैन्युफैक्चरर्स टू सप्लाई गुड्स। अब जो है ब्रिटिश कंपनीज ने या ब्रिटिश फैक्ट्रीज ने जो ये खुद एक्सपोर्ट करते थे, जिनको लिखा जाता था मेड इन मैनचेस्टर, इन्होंने यही काम जो है इंडियन फैक्ट्रीज को बोला, इंडियन इंडस्ट्रीज को बोला कि आप ये चीजें सप्लाई कीजिए। दिस क्रिएटेड बूम इन इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज इन इंडिया। अब इस पॉइंट से क्या हुआ? दिस क्रिएटेड बूम। बूम मीन्स यानी कि बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, जिसको हम कहते हैं फुल ब्लूम। जैसे हम इन फूलों के लिए फुल ब्लूम वर्ड यूज करते हैं, तो वैसे ही इकोनॉमिक्स में हम बूम यूज करते हैं जब इट मीन्स कि एक्सेसिव, बहुत ज्यादा अब जो है प्रोडक्शन हो रही है, हाईली प्रोडक्शन, हाईली सप्लाई एंड डिमांड जो है। तो ये ऐसी ही सिचुएशन इंडियन इंडस्ट्रीज के लिए आई, यानी कि अब जो 1914 से पहले इंडस्ट्रीज भूखी थी, इंडस्ट्रीज में कोई काम नहीं था, इंडस्ट्रीज में कोई प्रोडक्शन नहीं था, अब वही अचानक जंग के दौरान जो है इनमें बहुत ज्यादा, बहुत दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की हो गई। आफ्टर द वार मैनचेस्टर could not restore its lost position in Indian market। अब जो है जब जंग खत्म हुई, अब मैनचेस्टर, इंग्लैंड की वो कंपनीज फेल हो गई अपनी पोजीशन फिर से इंडियन मार्केट में क्रिएट करने के लिए। द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज वाज unable to modernize, so it could not compete with US, जर्मनी और जापान। अब जो है ब्रिटिश की सारी, इंग्लैंड की सारी कंपनीज या इंग्लैंड की सारी इंडस्ट्रीज वो फेल हुई किन कंपनीज या किन फैक्ट्रीज के साथ compete करने के लिए? लाइक यूएस, जर्मनी और जापान की फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज के साथ compete करने के लिए। तो ये सिचुएशन थी इन इंडस्ट्रीज की जिनको हम पढ़ रहे थे। हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे पेक्युलरिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। कहाँ से कौन इंडस्ट्रीज, किस इंडस्ट्री ने कब पलटी खाई, किस इंडस्ट्री ने कब बाजी मारी, ये सब हम इसमें पढ़ रहे थे। देन वी हैव द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रीडोमिनेट्स। तो अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को हमें देखना है, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को देखना है, यानी कि ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लाइक स्टील इंडस्ट्रीज नहीं है, लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है। इसमें हम देखेंगे क्या था। फैक्ट्रीज ग्रीव रैपिडली आफ्टर वॉर इन इंडिया। अब जंग के बाद जो है फैक्ट्रीज बहुत जल्दी फिर से उभर कर सामने आए, ठीक,
यानी कि वर्ल्ड वार 1 के बाद। Still, large scale industries formed only small segment of economy. अब जब तेज रफ्तार से इंडस्ट्रीज बनती थी, लेकिन अब भी जो है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज उभर कर सामने नहीं आ रहे थे। महज मतलब बहुत ज्यादा कम सेगमेंट था इन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का इंडियन इकोनॉमी में। About 67% large industries were located in Bengal and Bombay. खाली जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज थे भी, अगर कुछ इंडस्ट्रीज थे, उसमें से 67% लार्ज इंडस्ट्रीज पूरे इंडिया में दो ही जगह पे थे, एक तो थे बंगाल और दूसरे थे बॉम्बे पे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कंटिन्यू टू प्रिवेल इन वेस्ट ऑफ द कंट्री। बंगाल और बॉम्बे को छोड़ के बाकी पूरे इंडिया में सारे इंडस्ट्रीज जो भी थे वो सारे इंडस्ट्रीज क्या थे? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कहाँ पे थे? बॉम्बे एंड बंगाल में। ये कल को क्वेश्चन भी आ सकता है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। Small scale industries continued to prevail in the rest of the country. Only small portion of industrial workforce worked in registered factories. Large scale 1911 5% only, 1931 10%. तो बहुत ज्यादा कम लोगों की तादाद जो है इन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में काम करते थे। 1911 में महज 5% लोग काम करते थे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में। ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है। अगर आपको देखना होगा लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में कौन कौन से इंडस्ट्रीज आते हैं, पॉलिटिकल साइंस में, इकोनॉमिक्स में भी आप इसको पढ़ेंगे और ज्योग्राफी में भी आप इसको पढ़ेंगे। मेरे हिसाब से शायद ज्योग्राफी के सेकंड और इकोनॉमिक्स के फर्स्ट यूनिट में हमने इसको पढ़ा है। अब फिर भी अगर आपको चेक करना है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज क्या हो गई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या हो गई, ये आपके लिए होम टास्क है, आप इसको चेक कर सकते हैं। और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में 1911 में खाली 5% लोग इंडिया के काम कर रहे थे इन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में। और यही जो है 1931 में 20 साल बाद 10% पॉपुलेशन इसमें काम कर रहे थे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में। इट मींस बाकी 90% लोग जो भी काम कर रहे थे इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज में, वो किन में काम कर रहे थे? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में। In 20th century, technology change began. People started using flying shuttles in their looms. Flying shuttle अगर आपको पता होगा, ये flying shuttle जो है श्रीनगर के लोगों को अच्छे से समझ आएगा कि flying shuttles क्या हो गए। हम हैंडलूम का काम करते हैं, यानी कि हम जो है हैंडलूम जो है या लूम्स बनाने के लिए फ्लाइंग शटल्स क्या है। तो जब फ्लाइंग शटल्स आए तो इससे क्या हुआ? 1941 more than 35% of handlooms were fitted with flying shuttle. अब जो है 35% हैंडलूम्स जो लोग काम करते थे या हैंडलूम्स की प्रोडक्शन जो है फ्लाइंग शटल्स के साथ एसोसिएटेड थे, फिट किए गए थे इसी बिजनेस के, इसी तरीके के साथ, फ्लाइंग शटल्स के साथ। इन टेक्सटाइल हब्स मद्रास, मैसूर, कोचिन एंड Bengal, the percentage of fly shuttle was used was about 70 to 80%. तो इन टेक्सटाइल हब्स यहाँ से जहाँ से ये बहुत ज्यादा कपड़ा निकलता था, लाइक मद्रास से बहुत ज्यादा निकलता था, मैसूर, कोचिन एंड बंगाल, वहां से कितनी ज्यादा परसेंट थी लोगों की जिन्होंने फ्लाइंग शटल यूज किए थे अपने हैंडलूम्स में? दैट वाज अराउंड 70 to 80%। ठीक है, अब जो है थोड़ी देर के लिए हम एंड पे आ रहे हैं, अब हमारा यूनिट इख्तिताम हो रहा है। अब जो है मार्केट फॉर गुड्स, यानी कि एक प्रोडक्ट मार्केट में बिकता कैसे है, लोगों को पता कैसे चलता है कि अब मार्केट में फलानी चीज आई है। मिसाल के तौर पे अभी ओप्पो का F13 या F17 चल रहा है मार्केट में, अब लोगों को पता कैसे चलेगा कि कंपनी ने F17 बनाया है? अब लोग इसको कैसे देखेंगे, फिर लोग इसको खरीदने के लिए तैयार कैसे होंगे? यही हम इस मार्केट फॉर गुड्स में पढ़ेंगे। So far, rich manufacturers attempted to take over Indian market. Indian weavers, craftsmen, traders, industrialists resisted colonial control. अभी तक हमने इसमें क्या देखा इस पूरे यूनिट में? ब्रिच मैन्युफैक्चरर्स यानी कि ब्रिच जो प्रोडक्शन करते थे, जो प्रोडक्ट्स बनाते थे, उन्होंने क्या क्या किया? टू टेक ओवर इंडियन मार्केट्स। एक तो इंडियन मार्केट्स पे कब्जा किया, इंडियन वीवर्स को भी बेचारों को न घर का और न घाट का रखा, क्राफ्ट्समैन जिनके पास कसब था उनको भी लूटा, ट्रेडर्स को भी लूटा, यानी कि इन सब लोगों को इन्होंने बेरोजगार किया, इनके इंडस्ट्रियलिस्ट्स को भी इन्होंने तबाह किया। एंड रेसिस्टेड कॉलोनियल कंट्रोल, और एंड पे या कंप्लीटली इंडिया को अपने अंडर कंट्रोल में रखा। ठीक, ये सारी चीजें इंग्लैंड ने इंडिया में अभी तक किए थे। When a new product is produced, biggest challenge it has. अभी जो नया प्रोडक्ट बनता है, मिसाल के तौर पे कल जाके कोई नई साबुन मार्केट इसमें आएगी, कोई नई साबुन कंपनी बनाएगी, अब ये मार्केट में कैसे आएगी?
अब लोगों को पता कैसे चलेगा हमारी साबुन ऐसी है, इसमें ये स्पेसिफिकेशन है, या आपके डैंड्रफ को क्लियर कर सकते हैं, या आपके बालों को स्मूथ बना सकते हैं, या आपको फेस को बहुत ज्यादा शाइन दे सकता है, ये लोगों को अब पता कैसे चलेगा। ये एक कंपनी के लिए चैलेंज होता है कि अब हमने जो मार्केट के लिए प्रोडक्ट बनाया है, लेकिन ये प्रोडक्ट बिकेगा कैसे। ठीक, हाउ टू मेक पीपल लाइक द प्रोडक्ट, अब लोगों को कैसे समझाएं, लोगों को कैसे इसकी तरफ माइल करें कि हमारा प्रोडक्ट ऐसा है, लोगों को इस प्रोडक्ट के लिए लव कहां से हो जाएगा। इसके लिए सिंपल सा जवाब है बच्चों, दैट इज द एडवर्टाइजमेंट। जब कोई भी चीज करनी है तो इसके लिए एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है, पैसा खर्च करना पड़ता है। जैसे कि हमारे डे टू डे लाइफ में न्यूज़पेपर्स में या टीवी चैनल पे, अभी शहरबीन की अगर हम मिसाल देंगे, शहरबीन स्टार्ट होता ही नहीं है तो बस सारे प्रोडक्ट्स के एड स्टार्ट होते हैं। हमारा जी टीवी बस ढेर सारा पैसा कमाता है मार्केटिंग से, एडवर्टाइजमेंट से। तो एडवर्टाइजमेंट इट मेक्स द प्रोडक्ट अपीयर डिजायरेबल एंड नेसेसरी। ये एडवर्टाइजमेंट की ही वजह से जो है प्रोडक्ट जो है डिजायरेबल लगता है, लोगों को लगता है कि ये प्रोडक्ट हमें खरीदना चाहिए, ये हमारे काम का प्रोडक्ट है। इन टुडेज वर्ल्ड टीवी, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, होर्डिंग्स, स्ट्रीट वॉल्स, अब दुनिया आजकल के जमाने में कैसे ये प्रोडक्ट्स जो है एडवर्टाइज होते हैं, टीवी से होता है, न्यूज़पेपर से होता है, मैगजीन से होता है, होर्डिंग्स मतलब वो बोर्ड लगे होते हैं स्ट्रीट्स में या इन सड़कों पे, और वॉल्स पे लिखा होता है। इफ वी लुक इनटू हिस्ट्री, अगर हम हिस्ट्री की बात करेंगे, एडवर्टाइजमेंट हैज प्लेड अ मेजर रोल इन एक्सपैंडिंग मार्केट। पुराने जमाने में जो है हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि कैसे एडवर्टाइजमेंट की ही वजह से जो है पूरे दुनिया में बिजनेस फैल गया है। एग्जाम्पल इसकी है मैनचेस्टर इंडस्ट्रियलिस्ट क्लोथ्स यूज्ड which they were selling in India, they used to write in labels made in Manchester। हमारे आज के प्रोडक्ट्स पे भी लिखा होता है मेड इन चाइना, मेड इन मैनचेस्टर, तब जाके लिखा होता था। फिर ये एक, जैसे हम कहते हैं ब्रांड, ब्रांड कैसे पता चलता है, ब्रांड पे अपना एक टैग बना होता है और उससे हमें पता चलता है कि ये फलानी कंपनी का है और इसकी मार्केट रेट ये है। तो ब्रांडिंग से या टाइटल से या टैग से, जिस पे एडवर्टाइजमेंट लिखा होता है, बना होता है, उसी से जो है लोग इसको खरीदते हैं। मेड इन मैनचेस्टर तब जाके एक टैग हुआ करता था क्लोथ्स पे। या अगर हम यहाँ पे बात करेंगे अपने इंडिया की, लेबल्स वर डिजाइनड ब्यूटीफुली। निरमा वॉशिंग पाउडर की यहाँ पे मिसाल है, वो कितना ऐड पुराने जब हम बच्चे थे तब जाके अभी भी वो ऐड चल रहा है और अभी भी निरमा वॉशिंग पाउडर बिकता है। या इसको छोड़ के लोगों को इमोशनली अटैच करने के लिए अब तो हद ही पार कर दी, अब तो गॉड और गॉडेसेस को इन्होंने फायर क्रैकर्स पे, ठीक, या हमारी वो ज्योमेट्री नेटराज हुआ करती थी, उस पर भी गॉडेस बनी होती थी, तो लोग इसको खरीदते। या हम पीके में देखते हैं कि कैसे आमिर खान अपने गाल पे वो गॉड और गॉडेस को लगाता है एड के लिए, यानी कि अपने आप को बचाने के लिए, लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल फूल बनाने के लिए वो इनको यूज करता है। तो ऐसे ही लोगों को फूल बनाने के लिए ये चीजें यूज की जाती हैं एडिंग में, एड में, एडवर्टाइजमेंट में। इंडियन गॉड्स एंड गॉडेसेस फायर क्रैकर्स, जब आप फायर क्रैकर्स पटाखे देखेंगे तो उस पर गॉड और गॉडेसेस बने होंगे, रेगुलरली स्टार्टेड अपीयर्स ऑन लेबल्स। तो बट बाय लेट 19th सेंचुरी मैन्युफैक्चरर्स बिगन डिस्ट्रीब्यूटिंग कैलेंडर्स, अब तो हद ही कर दी इन्होंने, अब हमारे घरों में भी होते हैं सेफको इंडस्ट्रीज के ये कैलेंडर होते हैं। अब तो इनको पेट भरता ही नहीं है 5 मिनट के ऐड से, 2 मिनट के ऐड से, अब इन्होंने साल भर के लिए कहा कि अब साल भर हमारे ऐड एक एक घर में होने चाहिए। कैसे, अब सेफको वाले, खैबर वाले, दूध वाले अपना कैलेंडर बनाते हैं, फिर अपने कैलेंडर पे सार पर इनका ऐड एक घर में रहता है। तो ये होते हैं तरीके जो हैं जिन तरीकों को यूज करके ये अपने प्रोडक्ट्स जो है मार्केट में बेचते हैं और लोगों को मोटिवेट करते हैं, डिजायरेबल बना के ये प्रोडक्ट्स हमारे लिए ठीक हैं, और फिर वो प्रोडक्ट्स खरीदते हैं और ऐसे दुनिया का सिस्टम चलता है। इंडियन मैन्युफैक्चरिंग, इंडियन manufacturers began giving nationalist message while advertising nationalist products। अब इसको थोड़ा बहुत अगर यूज करेंगे, जब ये इनकी बात करेंगे इंडियन नेशनलिस्ट्स की, तब भी उन्होंने भी एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट ही किया था। इन्होंने जब आप फर्स्ट यूनिट पढ़ते हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, हम रोमांटिसिज्म जब हमने पढ़ा तो रोमांटिसिज्म में डिफरेंट आर्टिस्ट सामने आए, उन्होंने पेंटिंग्स बनाए, तो वो भी एक किस्म के एडवर्टाइजमेंट ही थी, ताकि लोगों को नेशनलिस्ट फीलिंग्स भेजे। जब लोग फिर तैयार हुए इन नेशनलिस्ट फीलिंग्स को खरीदने के लिए, तभी जाके जो है कौम आजाद हो गए। सो दिस वाज फोर्थ यूनिट ऑफ हिस्ट्री, क्लास 10th, दैट इज द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसको आज हमने इख्तिताम किया। होपफुली आप सब ने इसको समझा। अगर ना भी समझा तो आप इन वीडियोस को रिपीट करके देख सकते हैं और आप इनको कंप्लीटली फिर से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन, डाउट, जो भी क्वायरी है, आप वो भी पूछ सकते हैं।